नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 सीरीज का पार्ट 11 देख रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी की नियुक्ति के विरुद्ध विरोध पत्र। दोस्तों, कई सारे दर्शकों ने यह पूछा है कि अगर उनके इंक्वायरी ऑफिसर का रवैया उनके प्रति पक्षपातपूर्ण हो या फिर पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो तो ऐसे केस में वह क्या करे। तो दोस्तों, इसी प्रश्न का उत्तर आगे इस वीडियो में देने जा रहा हूं कि अगर आपके इंक्वायरी ऑफिसर का रवैया आपके प्रति बाइस्ड है या फिर प्रेजुडिस्ड है और आप अपने इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है और इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। और जिस क्रम में मैं आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं उसे भी यहाँ आप हाईलाइट में देख सकते हैं। और पहला प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा, हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, हु कैन बी रिप्रेजेंटेड अगेंस्ट बाइस्ड इंक्वायरी ऑफिसर, अगर आप अपने इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए अभ्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन कहाँ किया जा सकता है, कहाँ भेजा जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट ऑप्शन इज अवेलेबल टू द सीओ इफ रिप्रेजेंटेशन इज रिजेक्टेड, अगर आपके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया जाता है और स्वीकार कर दिया जाता है तो आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध होता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आगे इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ एक और निवेदन है कि आपको पूरी जानकारी मिल सके, आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब आगे देखते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर को बदलने या फिर हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा और आपने हाईलाइट में भी देखा है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी के रूप में किससे नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, वैसे तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसे आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। उसमें मैंने इंक्वायरी ऑफिसर से संबंधित सभी शर्तों यानी कि कंडीशंस का जिक्र किया है, लेकिन उसमें से कुछ कंडीशंस का जिक्र करना यहाँ आवश्यक है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। तो आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इंक्वायरी ऑफिसर के लिए किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया है, किसी भी तरह की योग्यता निर्धारित की गई है, तो दोस्तों इसका मैं आंसर देने जा रहा हूं नेगेटिव में और मेरा आंसर होगा नो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, द रूल्स डोंट प्रिस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज आईओ। अगर नियम की बात करें तो नियम में आईओ की नियुक्ति के लिए किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, किसी भी तरह की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है कि कौन व्यक्ति आईओ होगा और उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। लेकिन कुछ शर्तें जरूर रखी गई है, जिन शर्तों को पूरा करना होता है अगर किसी व्यक्ति को आईओ के रूप में अपॉइंट किया जाता है और वह इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को आईओ के लिए अयोग्य माना जाता है। तो ये शर्तें क्या होती है ये भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके लिए दो शर्तें होती है। Principles of natural justice require that the person appointed as IO has no bias, पहली शर्त, and had no occasion to express an opinion in the earlier stage of the case। ये दूसरी शर्त होती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से आईओ के रूप में नियुक्त व्यक्ति के पास किसी भी तरह का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति को आईओ के रूप में अपॉइंट किया गया हो वह पक्षपातपूर्ण ना हो, यानी कि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण ना हो और वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो। और दूसरी शर्त है कि और मामले के शुरुआती चरणों में कोई राय व्यक्त करने का कोई अवसर ना हो। अगर जिस व्यक्ति को आईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है और उस केस के अर्लियर स्टेज में कभी भी अगर उन्होंने अपना ओपिनियन व्यक्त कर चुका है तो ऐसे व्यक्ति को आईओ के लिए अयोग्य माना जाता है, डिस्क्वालीफाइड माना जाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या इंक्वायरी प्रोसीडिंग को स्टे किया जा सकता है। जिन प्रश्नों को मैंने उठाया है उसका उत्तर मैं आपको आगे देने जा रहा हूं। चूंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं इसीलिए ये भी बताना जरूरी है कि इंक्वायरी प्रोसीडिंग को कब स्टे किया जा सकता है इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ आप
स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वंस इंक्वायरी प्रोसीडिंग हैज स्टार्टेड, आईओ कांट स्टे द प्रोसीडिंग एक्सेप्ट अंडर वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड टू सर्कमस्टेंसेज। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक बार जांच कार्रवाई शुरू हो जाने के बाद निम्नलिखित दो परिस्थितियों को छोड़कर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। यानी कि एक बार इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाता है तो आईओ उसे स्टे नहीं कर सकती, सिर्फ इन दो परिस्थितियों को छोड़कर, यानी कि इन दो परिस्थितियों में उन्हें स्टे करना होता है। अब ये दोनों परिस्थिति भी आपके सामने है। पहला है कि व्हेन देयर इज अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, जब सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से स्थगन आदेश हो, यानी कि अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट का स्टे ऑर्डर होता है तो इस केस में इंक्वायरी ऑफिसर को स्टे करना होता है। और दूसरी शर्त होती है व्हेन द चार्ज ऑफिसर हैज एक्सप्रेस्ड लैक ऑफ फेथ इन द आईओ। और दूसरी शर्त होती है जब आरोपित कर्मचारी ने आईओ में विश्वास की कमी व्यक्त की हो। अब यही मेन क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं। और ये विश्वास की कमी क्या होती है कि जब चार्ज ऑफिसर को लगता है कि इंक्वायरी ऑफिसर का रवैया ठीक नहीं है, पक्षपातपूर्ण है या फिर पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, और इस केस में वह इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज करना चाहता है या हटाना चाहता है। उसे चेंज करने या फिर हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं और हाईलाइट में भी देखा है, रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट 22। और जैसा कि सेकंड क्वेश्चन वहां पर आपने देखा था, पक्षपाती जांच अधिकारी के विरुद्ध अभ्यावेदन कहाँ किया जा सकता है, और आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा और यही मेन क्वेश्चन यहाँ भी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैन बी मेड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंक्वायरी ऑफिसर ऑन ग्राउंड ऑफ बाइस। अब यहाँ देख सकते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा पूर्वाग्रह के आधार पर विशेष जांच अधिकारी की नियुक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अभ्यावेदन दिया जा सकता है। अगर आप अपने इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ बाइस, तो इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेजना होता है, अपना रिप्रेजेंटेशन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेजना होता है। तो दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपके अभ्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन को खारिज कर देती है, तो आपके पास क्या विकल्प होता है? तो उसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस स्टेज में आपको रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए, ताकि आपके एप्लीकेशन को प्रॉपरली कंसीडर किया जा सके। वैसे तो इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं रखा गया है, किसी भी वक्त इंक्वायरी ऑफिसर के खिलाफ ऑन द ग्राउंड ऑफ बाइस आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन रूल में कुछ शर्तों का भी जिक्र किया गया है जिससे जानना आपके लिए आवश्यक है यहाँ पर। तो इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस शुड बी डन एट द अर्लीस्ट soon after the appointment of the inquiry officer and not after the proceedings have commenced and reached an advanced stage unless there are compelling grounds। अब यहाँ देख सकते हैं कि यह जांच अधिकारी की नियुक्ति के तुरंत बाद शुरुआती चरण में किया जाना चाहिए, यानी कि अर्लीस्ट स्टेज, जो पॉसिबल अर्लीस्ट स्टेज है, तब यह रिप्रेजेंटेशन किया जाना चाहिए। और रूल कहता है कि ना कि कार्रवाई शुरू होने और उन्नत चरण तक पहुंचने के बाद, यानी कि जब इंक्वायरी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, कहता है कि तब यह करने से बचना चाहिए। बल्कि जो चार्ज ऑफिसर है, अगर उनको लगता है कि इंक्वायरी ऑफिसर का रवैया पक्षपातपूर्ण है या फिर पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, तो इसे अर्लीस्ट स्टेज में करना चाहिए। अगर कंपेलिंग ग्राउंड है, यानी कि बाध्यकारी अगर आधार है, तो इस केस में वह कभी भी कर सकता है। तो इसलिए बताया कि पहले इसे जितना अर्ली करेंगे उतना ही आपके एप्लीकेशन का वेट ज्यादा रहेगा। अदरवाइज आप इसे किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने प्रश्न उठाया था कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर देती है, तो फिर चार्ज ऑफिसर के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। व्हाट ऑप्शन इज अवेलेबल इफ रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ आईओ इज रिजेक्टेड बाय डीओ। यदि आईओ में परिवर्तन का अनुरोध डीए द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो चार्ज ऑफिसर के पास क्या विकल्प अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। तो आपके मन में पहला प्रश्न उठा होगा कि आप अपील करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि इसके खिलाफ अपील का कोई भी प्रोविजन नहीं है। और आप उसे यहां भी देख सकते हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इज एन ऑर्डर ऑफ इंटरलोक्यूटरी नेचर एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट सच एन ऑर्डर। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि जांच अधिकारी की नियुक्ति एक अंतर्वर्ती प्रकृति का आदेश होता है, यानी कि इंटरलोक्यूटरी नेचर का यह ऑर्डर होता है। और ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। और इससे संबंधित रूल 22 सीसीए
सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 को देख सकते हैं, तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए कि आप इसके खिलाफ अपील में नहीं जा सकते। तो फिर जो मैंने प्रश्न उठाया है कि फिर आपके पास विकल्प क्या होगा, तो अब मैं इसे आगे बताता हूं कि इसके खिलाफ सीओ के पास क्या विकल्प होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसके खिलाफ जो विकल्प होता है, ये विकल्प होता है रिवीजन या फिर रिव्यू का, यानी कि समीक्षा का या फिर संशोधन का अधिकार चार्ज ऑफिसर के पास होता है। और यहाँ देख सकते हैं एन एप्लीकेशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर ऑन ग्राउंड ऑफ बाइस टू द रिव्यूइंग ऑब्लिक रिविजनरी अथॉरिटी दैट इज अपीलेट अथॉरिटी अंडर द रूल। तो अभी मैंने बताया है अपील तो नहीं की जा सकती, लेकिन रिव्यू या फिर रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ। और यह फाइल किसके पास किया जा सकता है, तो यह फाइल किया जाता है अपीलेट अथॉरिटी के पास में। अपीलेट अथॉरिटी के पास में अपील नहीं की जा सकती, बल्कि रिव्यू या फिर रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। तो अब आप यहाँ क्लियर हो जाइए कि अपील का प्रोविजन नहीं है, बल्कि रिव्यू या फिर रिवीजन का प्रोविजन है। और ऐसे जो रिव्यू या फिर रिवीजन एप्लीकेशन होता है, इसे भी अपीलेट अथॉरिटी के पास भेजना होता है इस रूल के तहत। अब एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी आप थोड़ा जान लेना चाहिए और आपको किससे भेजना पड़ता है। अब रिप्रेजेंटेशन शुड बी सेल्फ कंटेंट गिविंग फुल फैक्ट्स एंड मटेरियल ऑन विद द चार्ज एम्प्लॉई रिलाइज। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अभ्यावेदन स्वनिहित होना चाहिए, यानी कि सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, जिसमें पूरे तथ्य और सामग्री दी जानी चाहिए जिस पर आरोपित कर्मचारी भरोसा करता है। यानी कि जितने भी फैक्ट्स है, मटेरियल्स है या फिर सरकमस्टांसेज है, सभी का जिक्र आपको उस एप्लीकेशन में करना चाहिए, ताकि अपीलेट अथॉरिटी यानी इस केस में जो रिव्यूइंग या फिर रिविजनरी अथॉरिटी है, आपके एप्लीकेशन पर प्रॉपर्ली विचार कर सके। और इस एप्लीकेशन की कॉपी किसे भेजनी होती है, उसे भी आप यहाँ देख रहे हैं। कॉपीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुड बी सेंट टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड इंक्वायरी अथॉरिटी। और इसकी एक जो कॉपी होती है, एक कॉपी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेजनी होती है और एक कॉपी इंक्वायरी ऑफिसर को भेजना होता है। तो जब यह कॉपी भेजा जाता है, तो इस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और फिर इंक्वायरी ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इंक्वायरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑन रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट बाइस। कि जब इंक्वायरी ऑफिसर को यहाँ पर जब देखते हैं कि जब इसकी प्रति भेजी जाती है, यानी इंक्वायरी ऑफिसर की इसकी कॉपी भेजी जाती है, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो दोनों का कंबाइंड आंसर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड दैट व्हेन एवर एन एप्लीकेशन इज मूव्ड बाय अ चार्ज ऑफिसर अगेंस्ट द इंक्वायरी ऑफिसर ऑन ग्राउंड ऑफ बाइस। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जब जब भी किसी आरोपित कर्मचारी द्वारा पूर्वाग्रह के आधार पर, यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑफ बाइस, जांच अधिकारी के खिलाफ कोई आवेदन दिया जाता है, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन मूव किया जाता है, तो इस केस में क्या करना चाहिए। इस केस में दो स्टेप होता है यहाँ पर। पहला होता है द इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुड बी स्टेट, यानी कि यह डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का भी दायित्व होता है कि इंक्वायरी ऑफिसर को आदेश दे इंक्वायरी को स्टे करने के लिए। और इंक्वायरी ऑफिसर का ड्यूटी होता है कि रिप्रेजेंटेशन मिलने पर इंक्वायरी को रोक दो, यानी कि इंक्वायरी को स्थगित कर दे। तो यह होता है कि इंक्वायरी स्थगित कर दिया जाना चाहिए। एंड द एप्लीकेशन रेफर्ड अलोंग विद द रेलिवेंट मटेरियल टू द अप्रोप्रिएट रिविजनरी अथॉरिटी। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का यह काम होता है कि आवेदन और उसके साथ जो प्रासंगिक सामग्री होता है, यानी कि रेलिवेंट मटेरियल होता है, उसे उपयुक्त पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेज दे। अब यह डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का काम होता है उस एप्लीकेशन को रिविजनरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देना। अब फॉरवर्ड करने के बाद, अब फॉरवर्ड किस लिए किया जाता है, फॉर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन एंड पासिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स देयर ऑन, ताकि रिविजनरी अथॉरिटी उस आवेदन पर विचार करे और उस पर अपना उचित आदेश पारित करे। जब तक रिविजनरी अथॉरिटी उस पर विचार नहीं कर लेता, उचित आदेश उस पर पारित नहीं कर देता, यानी कि ऑर्डर नहीं दे देता, तब तक इंक्वायरी प्रोसीडिंग स्थगित रहता है। यानी कि इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी को आगे नहीं बढ़ा सकते, फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपने देख लिया कि डीए के पास एप्लीकेशन भेजना होता है, अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलता है, तो उसके खिलाफ अपीलेट अथॉरिटी के पास में रिवीजन या फिर रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करना होता है। और उसके बाद क्या होता है, तो उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी और इससे संबंधित ऑर्डर भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर आप इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं, तो आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए और किस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी,
यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।